नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुस्टा बाई अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। इससे पहले मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड कुछ थ्योरी करा रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली थ्योरी भी प्लेट टेक्टोनिक से ही आपकी रिलेटेड है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखोगे कि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी देखना, जिससे ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आने वाले एग्जाम में इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है क्या। तो इस थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि न्यू ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि मिड ओशियनिक रीज में होता है, और फिर जो ओल्ड हमारी ओशियनिक क्रस्ट है ना, इसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो यही दो मेन चीजें हैं जिस पे हमें इस पूरे थ्योरी में फोकस करना है। मतलब समझ लो कि ये इस थ्योरी का क्रक्स है। अब कैसे? यहाँ देखो, इस फिगर को देखो। यहाँ पे दो प्लेट बाउंड्रीज है, ठीक है। डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रही है, एक इधर जा रही है और यहाँ से एक इधर जा रही है। नीचे से मैग्मा ऊपर निकल के आएगा जैसा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा। अब सी के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओशियनिक रिज बनेगा। तो जब रिज बनेगा तो ये वाली प्लेट थोड़ी सी इधर बढ़ जाएगी और ये वाली प्लेट थोड़ी सी इधर बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? सी का जो फ्लोर है ना, ये थोड़ा सा स्प्रेड हुआ, फैल गया। और यहाँ पे आके ऐसा नहीं है कि बढ़ती ही चली जाएगी, कहीं ना कहीं तो इसको कंटिनेंटल प्लेट भी मिलेगी। अब कंटिनेंटल प्लेट आपकी ग्रेनाइट की बनी होती है, तो वो थोड़ी सी लाइटर होती है, हल्की होती है। और जो ओशियनिक प्लेट हो है, ये आपकी बेसाल्ट की बनी होती है। तो जो बेसाल्ट की प्लेट होती है वो थोड़ी हैवी होती है, और ओशियनिक क्रस्ट इसीलिए यहाँ पे आके नीचे की तरफ सिंक करेगा, और कंटिनेंटल प्लेट ऊपर की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, तो यहाँ देखो ट्रेंच बन गया, खाई की तरफ बना ना। तो यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट का डिस्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू क्रस्ट पाई जाएगी, यहाँ पे ओल्ड क्रस्ट पाएगी। यही इस थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट है जिसपे हम फोकस करने वाले हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है। इस थ्योरी को किसने दिया था? हैरी हेज ने दिया था। कब? 1962। अब देखो, अगर ऑप्शन में 1962 ना मिले तो आप लोग 1960 भी टिक कर सकते हो। ये हैरी हेज कौन थे? तो ये थे अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, और साथ में ये यूएस नेवी के ऑफिसर भी थे। इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है जियोलॉजी में, जिसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को इन्होंने प्रोपोज किया, जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनाइज थी। क्यों थी? क्योंकि उस समय में आप देखोगे कि जितनी भी थ्योरीज आ रही ना, ये सब ऊपर से सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट के लिए थ्योरीज आ रही थी। जैसे आप देखो, वेगनर ने दिया, फिर आपके ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दिया। तो इन सब लोगों ने ना ऊपर ऊपर सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट को ही बताया कि कैसे मूव करती है, कैसे मूव नहीं करती। बट ओशन का जो फ्लोर होता है, वो भी तो आखिर क्रस्ट का है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं किया। तो इसीलिए इसको एक रेवोल्यूशनराइज थ्योरी मानते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो इस थ्योरी का कोर कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो मिड ओशियनिक होता है, यहाँ पे रिज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी न्यू क्रस्ट बनती है। फिर आउटवर्ड मूवमेंट क्या होता है? यही यहाँ से जब प्लेट बाहर की तरफ एक दूसरे की तरफ दूर जाती है, तो इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं प्लेटें, डाइवर्जेंट प्लेटें, इसमें डिस्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे कहीं किनारे जाके डिस्ट्रैक्ट भी होगा। और फिर ओल्ड जो क्रस्ट होती है, इसका डिस्ट्रैक्शन होता है, न्यू क्रस्ट का यहाँ फॉर्मेशन होता है। आखिर यही तो मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद कुछ मैकेनिज्म भी है। मैकेनिज्म में क्या है? सबसे पहले मैग्मा राइज करेगा यहाँ अंदर से, फिर यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा जिससे हमारा रिज बनेगा। अब सबसे ज्यादा रिज कौन से ओशन में बनता है, ये आप लोग मुझे एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी आता है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा रिच कौन से ओशन में हमें देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? सी फ्लोर का मूवमेंट होता है। थोड़ा सी फ्लोर की, ये जो फ्लोर है क्रस्ट का, ये थोड़ा बढ़ जाएगा जब यहाँ पे बार बार डिपॉजिट होगा। फिर आके और डिपॉजिट होगा, इसके बाद और डिपॉजिट होगा, तो ये प्लेट मूव करते रहती है और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी होते रहता है। तो यही है कि जब डिस्ट्रैक्शन होगा तो ट्रेंच बनेगा। अब देखो, एक यहाँ पे टर्म दिया है सबडक्शन। सबडक्शन क्या होता है ये ध्यान से सुनना। ये वाली प्लेट यहाँ पे नीचे आई और ये वाली प्लेट यहाँ पे ऊपर चढ़ गई, एक थोड़ा सा खाई की तरफ बना। तो जब यहाँ प्लेट का डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तो इसी वाले हम जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो,
हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी का भी कुछ एविडेंस दिया इन्होंने। आखिर अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने कुछ एविडेंस तो चाहिए। लोगों ने पूछा कि आखिर कौन कौन सी चीजों के आधार पे आप ये बातें कह रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पैलियोमैग्नेटिज्म दिया। अब ये क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि जब ये समझ लो कि जब मिड ओशियनिक रिज में ना, जब मैग्मा गर्म होके बाहर निकलता है और ठंडा होके बेसाल्ट रॉक बनता है, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट हमारी किससे बनी होती है, बेसाल्ट रॉक की बनी होती है। अब इसमें कुछ आयरन के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये अर्थ के फील्ड के डायरेक्शन में उस समय आगे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, और हमेशा के लिए उसी डायरेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सपोज दैट जैसे ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो ये नॉर्थ की तरफ अगर अलाइन हो गए तो हमेशा के लिए नॉर्थ को अलाइन करके इसी में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ ऊपर की तरफ नॉर्थ है। बट क्या होता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, ये मतलब हमेशा एक जैसे नहीं रहती है, ठीक है। लाखों साल बाद ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक जो पोल्स होता है ये आपस में रिवर्स भी होता रहता है, ठीक है। अब देखना, मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल नॉर्थ पोल नॉर्मल साउथ पोल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है ये कभी कभी रिवर्स कर जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ नॉर्थ आ गया, अब ऊपर की तरफ साउथ आ गया, ठीक है। तो जब रिवर्स हो जाता है, अब जो यहाँ से मैग्मा निकलेगा, नॉर्थ तो ऊपर है नहीं, तो वो नॉर्थ नीचे की तरफ है तो इधर आके अलाइन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मैग्मा निकलता है तो वो उस समय के हिसाब से जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है उसकी तरफ अलाइन हो जाता है। तो ये आपस में बराबर क्या हो जाता है, फैल जाता है मैग्मा, ठीक है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर स्प्रेड हो जाता है। और इसी को उस समय के साइंटिस्ट ने ना ये कंक्लूड किया कि जो नई ओशियनिक क्रस्ट होती है, यानी कि जो मिड ओशियनिक रिज पर बनती है, वो दोनों तरफ बराबर फैलती है। और इसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का सबसे बड़ा प्रूफ माना। फिर दूसरा है आपका एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। अब यहाँ से मैग्मा निकला, ठीक है, ये धीरे धीरे इधर प्लेट मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी। तो जो धीरे धीरे इधर मूव करके आई उसकी एज तो ज्यादा होगी, बट यहाँ पे जो मैग्मा निकल के यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है न्यू क्रस्ट का, उसका एज कम होगा। तो इससे भी पता चल गया कि हाँ, जो ओशन के बिल्कुल बीच में प्लेट होती हैं उनका एज कम होता है। और जैसे जैसे हम आपका यहाँ कंटिनेंटल प्लेट की तरफ बढ़ेंगे, किनारे की तरफ बढ़ेंगे सी के, तो वहां की जो ओशियनिक क्रस्ट होगी उसकी एज ज्यादा होगी, है ना। फिर तीसरा है हीट फ्लो। अब बिल्कुल बीच में यहाँ से जब इतना हॉट मैग्मा निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हीट भी बहुत ज्यादा होगी। और जैसे जैसे दूर जाएंगे हम यहाँ से मिड ओशियनिक से, तो इसकी हीट कम होती जाएगी, थोड़ा ठंडा प्लेट देखने को मिलेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। फिर चौथा है आपका ओशन ड्रिलिंग एविडेंस। जब हम ओशन में ड्रिल करते हैं कोई भी फॉसिल फ्यूल हो गया या फिर क्रूड ऑयल के लिए या फिर कुछ भी हो गया, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ पता लगाने के लिए भी ओशन ड्रिलिंग करते हैं, तो उससे भी हमें एविडेंस मिला कि ओशन के नीचे कौन कौन से किस किस तरह का फॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें हैं। तो उन सब चीजों से हमें पता चलता है। अब देखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी इस चैनल पे। फिर इसके बाद देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ सबसे पहले तो ये बताते ही है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी एक मेन वजह है जिसकी वजह से प्लेट बाउंड्रीज मूव करती हैं। और ये सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। आप देख रहे हो ना कि यहाँ से प्लेट इधर, यहाँ से प्लेट इधर, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे फोकस कर रहा है। फिर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट करने का भी एक एविडेंस माना जाता है। इसके बाद इस थ्योरी के कुछ सिग्निफिकेंस हैं, जैसे इससे हमें ओशन बेसिन का एवोल्यूशन पता चलता है कि आखिर ओशन का जो बेसिन है ये कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होता है, कैसे कैसे ग्रो होता है, और फिर इसका डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है। दूसरा है कंटिनेंटल मूवमेंट। इससे कंटिनेंटल मूवमेंट के भी बारे में पता चलता है। मॉडर्न जियोलॉजी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओशन को समझने के लिए, क्योंकि आप देखोगे कि ओशन अपने आप में बहुत सी चीजें छिपाए हुए हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स को सपोर्ट करता है। इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये ज्योग्राफर को ये समझने में हेल्प करता है कि कैसे रिलीफ का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ओशियनिक रिसोर्स क्या क्या होते हैं ओशन के अंदर, ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जैसे ओशन के अंदर देखोगे ग्योर्ड्स हो गया, वोल्केनिक माउंटेन हो गया, या फिर सी माउंट हो गया, तो ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब समझने में हेल्प करता है हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। फिर
इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ या फिर कहें तो कुछ क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सी फ्लो स्प्रेडिंग एलोन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हमारा प्लेट मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, और भी बहुत से रीजन है। फिर दूसरा है कि ये मैकेनिज्म जो है ना, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि जैसे पहले के लोग सिर्फ और सिर्फ कंटिनेंटल प्लेट पे ज्यादा फोकस किए, उसी तरह ये वाली थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सी फ्लोर वाले क्रस्ट को ज्यादा फोकस करती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट माना गया। फिर थर्ड है नीड फॉर अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कह रहा है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं दिया है, जहाँ पे हमें जहाँ पे हमें सबडक्शन और लेटरल प्लेट सिर्फ देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ से अगर मैग्मा निकला तो यहाँ पे न्यू क्रस्ट बना, और जाके कहीं ये सबडक्ट हो गया तो वहां पे इसका डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इस बस इसकी वजह से हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलता है, तो एक ये हो गया। फिर फोर्थ है आपका साइंटिफिक लिमिटेशंस। इसके भी कुछ साइंटिफिक लिमिटेशंस हैं। जैसे ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को नहीं एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक इंटरप्लेट अर्थक्वेक, हॉटस्पॉट और माउंटेन बिल्डिंग। अब इसका मतलब समझो क्या है। जैसे मान लो इन्होंने कहा था दो प्लेट है, यहाँ से मैग्मा निकलेगा और फिर ये मूव करेगी, बट क्या हो अगर सिर्फ एक प्लेट हो और यहाँ से भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि ऊपर माउंटेन है, यहाँ से वॉल्केनो निकल गया। अब इन्होंने तो कहा था दो प्लेट के बीच में, बट यहाँ तो सिर्फ एक ही प्लेट है ना, तो इसको भी इन्होंने नहीं समझा पाया था। तो एक ये भी साइंटिफिक लिमिटेशन हो गया। फिर हमेशा की तरह थोड़ा देख लेते हैं इस थ्योरी की समरी क्या है, जल्दी से समझ लो। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स जो हमको याद रखना है, जैसे मिड ओशियनिक रीच क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैग्मा अपवेलिंग क्या होता है, जब नीचे से मैग्मा निकलता है तो अपवेलिंग। न्यू ओशियनिक क्रस्ट, यहाँ पे आके डिपॉजिट होके ठंडा हो जाएगा तो न्यू क्रस्ट बनेगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जब ये इधर और ये इधर बढ़ेगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ जाएगा। फिर ओशियनिक ट्रेंच, यहाँ पे जाके सबडक्ट होगा तो खाई बनेगी ओशियनिक ट्रेंच। सबडक्शन, इसी जोन को हम सबडक्शन जोन बोलते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री पता ही है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स क्या होता है, ओशियनिक बेसिन एवोल्यूशन, और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे होता है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कंसेप्ट हैं, जैसे पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होता है? अब देखो जो मैग्मा नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉरी नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल के अकॉर्डिंग आके यहाँ पे लाई हुआ था, ठीक है, जमा हुआ था, उसी से मैग्नेटिक स्ट्रिप बनता है। और जब ये रिवर्स हो जाता है तो फिर उल्टा रिवर्स करके बनता है। मिड ओशियनिक रीज हो गया, इसका फॉर्मेशन या फिर इसका रोल कैसे, क्या क्या होता है, सबडक्शन जोन का रोल क्या होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो इन सब चीज़ों को बहुत बेसिक कंसेप्ट है और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करें कि थोड़ा सा माइंड मैपिंग देख लें, तो सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। मैग्मा राइज, मिड ओशियनिक रीज, फिर इसके बाद जब मैग्मा राइज होगा तो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन, सी फ्लोर मूव होगा, फिर ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा, ट्रेंच बनेगा। तो ये आपके माइंड मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में लिखने वाला होता है तो इसको बना दोगे तो अच्छा खासा आपको नंबर मिल सकता है इस थ्योरी से। तो यही है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपका आंसर जरूर पढ़ूंगा। तो बस इस थ्योरी में इतना ही था। अगर और कुछ पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे बता देना। और जल्द मिलते हैं इसके बाद एक और नए थ्योरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।